हेलो बच्चों, तो कैसे हैं भैया आप सभी लोग। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ और मैंने लगभग 6 प्रॉब्लम आप लोगों को बता दी थी। बेटा फर्स्ट टाइप में हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है कि ये 6 प्रॉब्लम आप लोगों ने बना ली हो। आसान क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन से आपको नई बात सीखने के लिए मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1.7। आइए जानते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या है। ए हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। देखो यार, अगर आपके पास में हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के सरफेस पर आपने चार्ज को फैला रखा है और डायमीटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, यानी अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से हेमीस्फीयर है और डायमीटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाने वाला है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देखो बेटा, ऐसे अगर हेमीस्फीयर पर आपने पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होने वाला है। एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक प्लेन से दूर जाएगा। एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एक प्लेन से दूर जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है। भाई ऐसा तो मुझे एक ही ऑप्शन लग रहा है और वो है फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ये जो इसका डायमीटर होने वाला है, इस डायमीटर के परपेंडिकुलर होने वाला है, यानी 1.7 क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हेमीस्फीयर पर हमने ऐसे चार्ज को फैला रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर होगा। परपेंडिकुलर टू द डायमीटर होगा। इजी प्रॉब्लम है, आराम से आप लोग अपने कंसेप्ट से बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और देखिए प्रॉब्लम है हमारे पास में 1.8। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है 1.8, ये मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो सकते हैं, तो आपको हर एक ऑप्शन पर विचार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 1.8 हम लोग देखते हैं क्या है। भाई प्रॉब्लम नंबर 1.8 है इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू 0। बेटा इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि फ्लक्स की वैल्यू 0 है। इंटीग्रेशन E.ds इक्वल टू का 0 का मतलब यह है कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो 0 है। अब सोचिए कि फ्लक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है। ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट इज 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग इट। एक तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लक्स 0 कब होता है, याद करिए मैंने आपसे क्या बताया था। जब इक्वल लाइन चलकर आती हैं और सरफेस के अंदर एंटर करती हैं और उतनी ही लाइन इधर से बाहर निकल जाती हैं, उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स होता है 0 के बराबर। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होने वाला है बेटा। ठीक है, इसके बाद ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस। बिल्कुल ये भी हो सकता है। अगर चार्ज गॉसियन सरफेस के ही बाहर रखा होगा, भाई जब हम गॉस थ्योरम लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, हम गॉस थ्योरम में लगाते हैं Q/ε0। अगर पूरा का पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q की जगह हम क्या लेंगे, 0। और उस कंडीशन में भी फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 सिचुएशन में हमारा फ्लक्स होता है 0। एक सिचुएशन तो ये है कि जब जितनी लाइन सरफेस के अंदर एंटर करती हैं उतनी ही लाइनें बाहर निकल जाती हैं। एक तो इस केस में फ्लक्स 0 होता है, और दूसरा केस फ्लक्स के 0 होने का ये है कि जब चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा होगा, चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा होगा
उस केस में भी हमारा फ्लक्स होगा 0 के बराबर। तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर C और D ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। C और D ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है बेटा, बहुत ध्यान से, मतलब बिल्कुल अप्रोच क्लियर करके तब आप लोगों को आगे बढ़ना है। मैंने फर्स्ट डे, जब हमारी क्लासेस का फर्स्ट डे था, तभी मैंने आप लोगों से ये कहा था कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हल्का सा भी डाउट आप अपने माइंड में रख के चलेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ मेरा डाउट है और बाद में सीख लूँगा मैं, फिर आप फिज़िक्स सीख नहीं पाएंगे, फिर आपको बड़ी समस्या होने वाली है फिज़िक्स में। छोटे से छोटे डाउट को भी आपको क्लियर करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.9। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1.9 क्या है हमारे पास में, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज, किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अगर कोई दूसरा चार्ज वहाँ एग्जिस्ट कर गया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। मान लो एक चार्ज यहाँ रखा है और एक चार्ज यहाँ रखा है, दो चार्ज अगर एग्जिस्ट कर गए ना तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। देखो कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं रखा है फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज रखा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अगर एक चार्ज के पास दूसरा चार्ज नहीं रखा है फिर कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी एक तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। डिसकॉन्टिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। यार डिसकॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, तो बेटा यहां बनेगा हमारा बी और डी ऑप्शन करेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज में ही डिसकॉन्टिन्यूअस बनता है, भले ही कोई भी चार्ज वहाँ पर रखा हो, चाहे नेगेटिव चार्ज रखा हो चाहे पॉजिटिव चार्ज रखा हो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा बी और डी ऑप्शन करेक्ट, बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से, अगर सिंगल चार्ज रखा है तो कॉन्टिन्यूअस, और उसके बगल में अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1.10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.10 क्या है बेटा अपने पास में, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यानी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक चार्ज रखा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है हम लोगों को ये बताना है, ठीक है। चलो भैया देखते हैं। एक तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर वो चार्ज, भाई यूनिवर्स के अंदर एक चार्ज है हमारे पास में, हमें क्या पता ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है या बाहर रखा है। अगर यूनिवर्स के अंदर अकेला चार्ज है तो हमें क्या पता ये गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है या बाहर रखा है। अगर ये गॉसियन सरफेस के बाहर रखा होगा तो फ्लक्स हो जाएगा 0 के बराबर। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। और अगर यही चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर Q/ε0 के बराबर। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर चार्ज, उसने कहा कि यूनिवर्स में अकेला एक चार्ज रखा है, अरे ठीक है भाई, यूनिवर्स में अगर एक ही चार्ज रखा है तो हमें क्या पता कि वो गॉसियन सरफेस के अंदर है या गॉसियन सरफेस के बाहर है। अगर वो गॉसियन सरफेस के बाहर होगा तो फ्लक्स हो गया 0, और अगर वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा तो फ्लक्स हो गया Q/ε0। बताइए मेरी बात से सहमत है या नहीं है। तो हमारे यहाँ बनेंगे बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। बी और डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास में 1.10। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास में, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में, 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1.11। क्या कहता है नेक्स्ट 1.11, कंसीडर ए रीजन इनसाइड विच
देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज 0। कोई रीज़न है हमारे पास में, ये रहा रीज़न, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, -q + q -q + q, कुछ इस तरीके से, लेकिन टोटल चार्ज 0 बना हुआ है। सो एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, तो एक पॉइंट रीजन के बाहर, रीजन के बाहर, रीजन के बाहर बात हो रही है, एक पॉइंट रीजन के बाहर, यहाँ रीजन के बाहर एक पॉइंट यहाँ की बात हो रही है। तो बताना है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। देखो यार, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर इस रीजन के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, मान लो 4 चार्ज हैं, -q + q -q + q, तो ये -q और +q मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे और ये -q और +q मिलकर एक डाइपोल बनाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते इसके सरफेस पर या इसके अंदर तो वो 0 होता, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर की बात होती। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस के बाहर। एक डाइपोल ये बन चुका है, एक डाइपोल ये बन चुका है, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल की वजह से रैंडम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। समझ आ रही है बात आप लोगों को? देखो, रीजन के अंदर टोटल चार्ज 0 है, ठीक है यार, टोटल चार्ज 0 है तो रीजन के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर हम रीजन के बाहर की बात कर रहे हैं तो ये जो चार्जेस अंदर रखे हैं ना, ये काम करेंगे एज अ डाइपोल, और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे एक तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा करेक्ट, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा। समझ आ रही है बात? अब और देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 0, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर 0 होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, नहीं, ये भी नहीं होगा। द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलोंग अ क्लोज पाथ, देखो क्लोज पाथ, भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड, और इस कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड पाथ में हमेशा 0 वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड, और इस कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा हमें 0 वर्क करना पड़ता है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में यहाँ डी करेक्ट, एक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में सी करेक्ट, और एक ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में डी करेक्ट। देखो, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिन्होंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस की प्रॉब्लम नीट वगैरह में नहीं आती हैं, वो जेई वगैरह में आती हैं ज़्यादातर। तो जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स पढ़ रखे हैं उन्हें ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पहले आप उस कंसेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग करें, क्या तो अपने नोट्स में देखकर स्ट्रॉन्ग करें या मुझसे आप पूछकर स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी बेटा। ओके, अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1.12। मैं चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम आप खुद से बनाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आसान है और इसके जैसे एग्जाम्पल मैं बहुत सारे आप लोगों को बता चुका हूँ। ये है आपके सामने फिगर, आप इसे नोट कर लीजिए, और ये है आपके सामने प्रॉब्लम, ये आपके सामने प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। देख लीजिए आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। बाकी क्वेश्चंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में। कोशिश करेंगे कि 1-2 क्लास में हमारा एग्जाम्पलर का काम ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम आप लोगों के डाउट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को बताने स्टार्ट करें। लेकिन जितने क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में आपको बताए जा रहे हैं ना बेटा, एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से कर चलें।